अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम एक तो ऑडिट रिस्क का जो कॉन्सेप्ट है उसको नोट से रेकंसाइल करेंगे और देखेंगे कि आगे अब इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स क्या लिंक होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रोम मल्टीप्लाइड बाय डीआर। पेज नंबर 8 पे आ जाएं सीन सेटिंग नोट्स के। The risk that the auditor expresses an inappropriate audit opinion when FSRMM audit risk is equal to ROM multiplied by DR. ROM is the risk that FSRMM prior to audit. ROM is equal to IR multiplied by CR. मैं ये पढ़ता जाऊंगा जहां पर कुछ एरियाज हैं जिनका मुझे खुद पता है कि मैंने एक्सप्लेन करने, अगर किसी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन हो तो आपने पूछ लेना, मुझे रोक लेना है। Inherent risk ROM if there are no internal controls, assuming there are no controls या before considering controls. Inherent risk is affected by the nature of an entity, khaslat, and factors which can result in an increase include external circumstances giving rise to business risk. इसके साथ ना ब्रैकेट में लिख लें आयजा 315, थोड़ी देर में कवर करते हैं। Accounting measurements that involve complex processes. इसकी मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकता है? Accounting measurements that involve complex processes. IAS 16 में कोई ऐसी अकाउंटिंग मेजरमेंट है जिसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व है? रिवैल्यूएशन। आपने डरते डरते बोल रहा हूं, IAS 36 इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन कितनी सिंपल सी होती है ना। फॉरेन एक्सचेंज की इसी के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वैसे तो बहुत सिंपल है ना इम्पेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन। क्या चीज? फॉरेन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर। और फ्यूचर तो बिल्कुल सर्टन होता है, गारंटी से हमें पता होता है। तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स। तो जो चीज ऐसी अकाउंटिंग में डिफरेंट चीजें होती हैं जहां पर बड़े कॉम्प्लेक्स जजमेंट्स और एस्टिमेशंस इन्वॉल्व है, तो वो बाय नेचर ही, वो खसलतन ही रिस्किंग है, मतलब वो इनहेरेंटली रिस्किंग है। इवेंट्स और ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, कॉम्प्लेक्स किस्म की कोई प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है, आपके अगेंस्ट कोई मेजर लिटिगेशन, कोई केस कर दिया आपके किसी कंपेटिटर ने, आपके किसी कस्टमर ने, एक यूनिक नेचर का केस है, कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती हिस्ट्री से, उस पे प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी है, तो कितनी अमाउंट रिकॉर्ड करनी है। मेरे ख्याल में ये इनहेरेंटली बाय नेचर ही रिस्की है। जजमेंट उधर इन्वॉल्व है, इनहेरेंटली रिस्की है। एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये पिछले कुछ सालों में जो ताज़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए ना, IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16, आप लोगों ने तो शायद पढ़े ही वो ही होंगे, इसके कुछ पुराने वर्जन्स भी थे। इन्होंने अभी तक कंपनीज को यकीन करें वक्ता डाला हुआ है। समझते हैं वक्ता मतलब प्रॉब्लम में डाला हुआ है, बिकॉज इतनी कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, नए स्टैंडर्ड्स हैं। जब आप एक क्वेश्चन पहली दफा एक टॉपिक का क्वेश्चन करते हैं, उसमें ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं या 5-6 दफा करने के बाद फर्स्ट में? तो नए स्टैंडर्ड्स जिनकी रिक्वायरमेंट्स भी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की हो, वो बाय नेचर ही खसलतन ही उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ एन असर्शन हो सकता है कि एक असर्शन मटेरियली मिसस्टेट हो जाए। ये वो एग्जांपल्स हैं। आई एम सॉरी, इनहेरेंट रिस्क को ये वो फैक्टर्स हैं। जैसे ये जो पहली भी एग्जांपल थी ना, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस गिविंग राइज टू बिजनेस रिस्क, ये वैसे अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, फैशन में चेंज आया, ट्रेंड्स में चेंज आया, बिजनेस के लिए क्या रिस्क हुआ? उसकी प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गई। इनहेरेंट रिस्क क्या है कि इन्वेंट्री शायद ओवर वैल्यूड हो, बिकॉज इट हैज नॉट बीन रिटन डाउन टू द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसके बाद आ गया कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क है रिस्क दैट आई सी इंटरनल कंट्रोल,
fails to PDC MM on a timely basis. The following factors can result in an increase in control risk. Lack of personnel with appropriate accounting and financial reporting skills. इससे कैसे कंट्रोल रिस्क बढ़ेगा? सर उसके पास वो एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं होगी ना। तो जिसके पास एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं होगी, ही इज लाइकली टू मेक मोर मिस्टेक्स. चेंजेस इन की पर्सनल इंक्लूडिंग डिपार्चर ऑफ की मैनेजमेंट. सीनियर मैनेजमेंट के रोल्स जो फाइनेंस के हैं, CFO, हेड ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, वो लोग चले गए हैं, तो उनकी सुपरविजन के बगैर बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा नहीं होगा. इंस्टॉलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट न्यू IT सिस्टम्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. नया सिस्टम इंस्टॉल की है, नए सिस्टम में बग्स, एरर्स हो सकती हैं, यूजर्स यूज टू नहीं है, अकाउंटिंग स्टाफ यूज टू नहीं है उस सिस्टम का, ज्यादा मिस्टेक्स के चांसेस हो सकते हैं. ये वो वाली बात है. डिटेक्शन रिस्क. ऑडिट प्रोसीजर्स फेल टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ऑडिट प्रोसीजर्स fail to detect material misstatement. Detection risk is affected by sampling and non-sampling risk, and factors which can result in an increase include inadequate planning. Proper planning ही नहीं किया. आपने सुना हुआ है, if you fail to plan, you are planning to fail. Inappropriate assignment of personnel to the engagement team. एक बैंक का ऑडिट था, एक इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट था, हाईली स्पेशलाइज्ड नेचर का ऑडिट है, और आपने ऐसे लोग भेज दिए ऑडिट करने जिनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो स्पेशलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो दे विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट. फेलिंग टू अप्लाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. केस है, चलें ठीक कर लें. इनएडिक्वेट सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड. जो आप लोग जिस तरह फर्म में जब जाएंगे ना, तो एज अ ऑडिट असिस्टेंट 1 या एज एन ऑडिट जूनियर आप इंडक्ट होते हैं, तो आपके काम को कुछ सीनियर्स आपको सुपरवाइज भी किया जा रहा होगा, रिव्यू भी किया जा रहा होगा, क्योंकि अगर आपको सुपरवाइज ना किया गया, आपके काम को किसी सेकंड पर्सन ने चेक ना किया, तो हो सकता है ड्यू टू योर रिलेटिव इन एक्सपीरियंस आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना डिटेक्ट कर पाए, लेकिन जब सुपरविजन होगी, रिव्यू होगा, तो वो मिसस्टेटमेंट पिक हो सकती है. इनकरेक्ट सैम्पलिंग टेक्निक्स परफॉर्म, या सैंपल साइज ही गलत है, ज्यादा सैंपल टेस्ट करना चाहिए था, कम सैंपल टेस्ट किया. इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट रिस्क्स. मशीन ब्रेकडाउन. आपको केस स्टडी में एक वर्ड नजर आया कि मशीन ब्रेकडाउन हो गया है, एक इंसिडेंट हुआ, या मशीन में फायर का इंसिडेंट हो गया, मशीन को आग लग गई, प्लांट एंड मशीनरी को. तो वेयर कैन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गो रॉन्ग. इधर क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल overstatement of PPE and understatement of impairment loss. अच्छा, ये जो मशीन ब्रेकडाउन है, ये इनहेरेंट रिस्क का पार्ट है या कंट्रोल रिस्क का पार्ट है? अब जो स्टैंडर्ड्स है ना, जो आइजा 200 है, उसने कहा है कि आप इनको कलेक्टिवली असेस कर सकते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, और प्रैक्टिकली बहुत जगह कलेक्टिवली असेस होता है. अब इसमें देखना होगा, देखें, एक इनहेरेंट रिस्क तो हमेशा होता है मशीन फायर इंसिडेंट का, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी शायद कम होगी. कंट्रोल रिस्क, फॉर एग्जांपल, आपने मशीन को सही एनवायरनमेंट, टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं रखा, तो इसका मतलब है आपके कंट्रोल सही से काम नहीं किए. Exactly. Competitor launching a better product. आपकी इन्वेंट्री ओवरस्टेट हुई, कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडरस्टेट हुई. या देख रहे हैं, दो FSLIs मेंशन कर रहा हूं. FSLIs फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स. सर, इज रेवेन्यू एन एग्जांपल ऑफ एन FSLI? Revenue is a financial statement line item. Is PPE an example of an FSLI?
PP इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम। तो ये दो क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अकाउंटिंग है ही डबल एंट्री, ठीक है। इसका मतलब है अच्छा कोई डिस्क्लोजर अगर मिसिंग हो तो वो मिस स्टेटमेंट नहीं होगी, वो भी मिस स्टेटमेंट होगी, क्योंकि IFRS के खिलाफ वर्जी। तो IFRS नहीं कहा था डिस्क्लोजर्स का, तो अगर एक डिस्क्लोजर मिस कर दिया तो वो खिलाफ वर्जी। तो डिस्क्लोजर के बारे में भी इसी तरह लिखूं कि ये डिस्क्लोजर ओवर स्टेटेड है या अंडर स्टेटेड है, अजीब सा लगेगा। उसके बारे में फिर क्या लिखूं? वो डिस्क्लोज है या नहीं, या और जरा मुनासिब कर देते हैं कि वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है या नहीं। सो देयर इज अ रिस्क दैट डिस्क्लोजर इज इनएडिक्वेट। तो डिस्क्लोजर में ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट नहीं, डिस्क्लोजर में एडिक्वेसी या इनएडिक्वेसी। एडिक्वेसी का क्या मतलब होता है? सफिशिएंट, तफसील से। अच्छा जी, यहां पर अब आपके पास एक जो लास्ट बात है उस पर जाने से पहले, ये हमने रोम को डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, और मैंने इसको तोड़ दिया था इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क में। उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिफाइन कर रहा हूं। रोम जो है ना वो 2 लेवल्स पर एग्जिस्ट करते हैं। एक है रोम एट FS लेवल और एक है रोम एट assertion लेवल। और फिर इसके अंदर रोम, ये जो रिस्क है कि FS में भी मटीरियली मिसस्टेटेड बिफोर ऑडिट, ये रिस्क कितने लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है? 2 लेवल्स पर। ये रिस्क कितने लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है? 2 लेवल्स पर। एक है FS लेवल और एक है assertion लेवल। assertion लेवल, अभी जो आपको एग्जाम्पल मैंने डिस्कस की थी कि कंपनी फैशन इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, कंपनी फैशन इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, फैशंस ट्रेंड्स बदल गए, कंपनी की इन्वेंट्री ऑब्सलीट हो गई। रिस्क क्या है कि इन्वेंट्री नॉट रिकॉर्डेड एट रिस्क क्या है कि इन्वेंट्री नॉट रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ NRV और कॉस्ट, लीडिंग टू, इसका क्या रिजल्ट होगा कि इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड होगी या ओवर वैल्यूड होगी और कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडर स्टेटेड होंगे। यही बात है। ये क्या है? ये जो रिस्क मैंने बताया है ना, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिस्क एट assertion लेवल। क्यों? मैं एग्जैक्टली बता पा रहा हूं कि इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से, ये क्या है? ये मेरे रिस्क फैक्टर्स हैं, ये मेरे रिस्क फैक्टर्स हैं। इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से, इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से कौन से FSLIs और उनकी कौन सी assertions, मतलब यहां पर वैल्यूएशन assertion इन्वॉल्व होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में P&L का आइटम है, एक्यूरेसी assertion इन्वॉल्व होगी। कौन से FSLIs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सी assertion ओवर, कौन सी असर्शन मिस स्टेट हो रही है, ओवर या अंडर स्टेट। मैं बता रहा हूं ना, इधर कौन सी असर्शन है? वैल्यूएशन की असर्शन, एक्यूरेसी की असर्शन। कौन से FSLIs? इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये क्या है? ये रोम एट असर्शन लेवल है। अभी रोम एट FS लेवल की एक एग्जांपल लेते हैं।
रोम एट एफएस लेवल, पहले एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन पे जाऊंगा। आप लोगों के साथ एक चीज कई बार डिस्कस हुई है कि जी मैनेजमेंट का जो बोनस है, मैनेजमेंट का बोनस वो किस पे डिपेंडेंट है? सपोज वो है X% ऑफ पीबीटी, बल्कि इसको कर लें 2% ऑफ पीबीटी, ये मैनेजमेंट का बोनस का फॉर्मूला है। अब ये आपको फैक्टर पता लग गया एज एन ऑडिटर, आपको ये रिस्क फैक्टर, आप इसको क्या देखेंगे? आप इसको देखेंगे एज अ रिस्क फैक्टर। इस फैक्टर की जब आपको जानकारी हुई तो ये तो आपको पता है कि दिस फैक्टर कैन लीड टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस फैक्टर की वजह से पीबीटी ओवरस्टेट होने का रिस्क है। क्यों? बोनस ज्यादा मिलेगा। मैनेजमेंट का अपना इंटरेस्ट इसी चीज में है ना कि जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा बोनस। नहीं समझ आ रही? जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा बोनस। अच्छा, अब मुझे यह बताएं कौन सी एफएसएलआई और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी असर्शन में मिसस्टेटमेंट होगी? एक्सपेंसेस और उनकी अकरेंस। अच्छा, और एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस। एक्सपेंसेस सारे रिकॉर्ड ही नहीं किए। कट ऑफ, अगले पीरियड का रेवेन्यू था, फाइनेंशियल्स 21 के हैं, 22 का रेवेन्यू 21 में ही रिकॉर्ड कर लिया। प्रेजेंटेशन का मसला। तो मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस एडमिन एक्सपेंसेस माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम माइनस फाइनेंस कॉस्ट। इस तरह का कुछ फॉर्मूला बनता है ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। रेवेन्यू से रिलेटेड क्या क्या असर्शंस हैं? अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। यही सारी असर्शंस कॉस्ट ऑफ सेल से भी रिलेटेड है। यही सारी असर्शंस एडमिन से भी रिलेटेड है, एसएनडी से भी रिलेटेड है, अदर इनकम से भी रिलेटेड है, फाइनेंस कॉस्ट से भी रिलेटेड है। सर मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कौन सा एफएसएलआई एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी कौन सी असर्शन में मैनेजमेंट प्ले अराउंड करके प्रॉफिट को ओवरस्टेट करेगी। तो ये रोम एट एफएस लेवल ना हुआ, बिकॉज वो रिस्क फैक्टर्स जिसमें ऑडिटर एग्जैक्टली ट्रेस नहीं कर सकता कि कौन सा एफएसएलआई एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी कौन सी असर्शन में मसला होगा। एक और एग्जांपल ले लें। इस फैक्टर को चेंज करता हूं, एक नया फैक्टर लिखता हूं। लोन नेगोशिएशन विद बैंक। बैंक से कंपनी कर्जा मांगने गई, ठीक है। उसने कहा कि जब आपके बैंक ने कहा कि जब आपके फाइनेंशियल्स का ऑडिट हो जाएगा ना तो मुझे वो ऑडिटेड एफएस भेजना, उनको मैं देखूंगा और उनकी बेसिस पे फैसला करूंगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। ये एक फैक्टर है जो कि ऑडिटर को पता लग गया कि भाई कंपनी कर्जा लेने। नेगोशिएशन का मतलब है अभी बैंक ने फैसला नहीं किया, अभी तो नेगोशिएशन चल रही है, अभी तो बातचीत चल रही है, अभी बैंक ने फैसला नहीं किया। अच्छा, अब लोन नेगोशिएशन इन प्रोग्रेस है। इस सिचुएशन में कहां कहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, ये आपको पता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एसेट्स में भी हो सकती है, लायबिलिटीज में भी हो सकती है, रेवेन्यू में भी हो सकती है, एक्सपेंसेस में भी हो सकती है, लेकिन ना तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम का पता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ना आपको स्पेसिफिक असर्शन का पता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी असर्शंस
that the management can play with, there are so many assertions that the management can play with ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक बेटर पिक्चर शो कर सके जो कि रियलिटी ना हो। तो ये क्या बना? ये बना रोम एट एफएस लेवल। वो फैक्टर्स that give rise to material misstatement anywhere in the financial statement, आप exactly auditor exactly assertion जिसमें misstatement हो ना बता सके। हाँ, ये क्या है? रोम क्या था? रिस्क दैट FSRMM प्रायर टू ऑडिट। तो इसके लिए ऑडिटर को जिम्मेदार ठहराना ही नहीं। इसमें किसी की गलती नहीं है, ये एक रिस्क फैक्टर है। हो सकता है ऑडिटर प्रोसीजर्स परफॉर्म करे। देखें, लोन नेगोशिएट करना बैंक के साथ कोई गलत बात है नहीं, लेकिन ये फैक्टर मैनेजमेंट को प्रेशराइज कर सकता है टू एंगेज इन फ्रॉड। बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आपके पास इधर कवर हो रहा था। इसको ज़रा पेज नंबर 8 पे जो डेफिनेशंस एंड में वो देख लें। रोम एट 2 लेवल्स। रोम एट असर्शन लेवल अफेक्ट्स स्पेसिफिक असर्शंस। ये जो ऊपर 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं मशीन ब्रेकडाउन की वजह से, ओवर स्टेटमेंट ऑफ पीपी एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, ये रोम एट असर्शन लेवल है या एफएस लेवल? क्योंकि आप एग्जैक्टली बता सकती है कि पीपीई और उसकी वैल्यूएशन में मसला होगा, इंपेयरमेंट लॉस और उसकी एक्यूरेसी में मसला होगा। रोम एट एफएस लेवल क्या है? अफेक्ट्स मल्टीपल असर्शंस। मल्टीपल असर्शंस पे मतलब रेवेन्यू के अंदर ये 6 असर्शंस, कॉस्ट के अंदर ये 6 असर्शंस, तो 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 36 असर्शंस में से कोई भी इन सिचुएशंस की वजह से मटेरियली मिसस्टेट हो सकती है। हर लाइन आइटम के लिए 36 assertion। हर लाइन आइटम के लिए 6, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 36। फर्दर ब्रेकडाउन समझ रहे हैं बात? मतलब आप उस असर्शन तक नहीं पहुंच पा रहे। इस सिचुएशन में आपने एफएसएलआई के साथ साथ एग्जैक्ट असर्शन स्पेसिफाई कर दी। अच्छा सर, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं कहानी में। यहां पर मैनेजमेंट का बोनस किस पे डिपेंडेंट था? प्रॉफिट पे। इसको चेंज कर देता हूं, इसको कर देता हूं 2% ऑफ रेवेन्यू। अब बताएं ये वाला फैक्टर, विल दिस बी अ रोम एट असर्शन लेवल या एफएस लेवल? हाँ, एफएस लेवल होगा। क्योंकि क्लास ट्रांजैक्शन को अफेक्ट करता है। सर मल्टीपल असर्शंस है उसी क्लास। बजाते रहे ताली। ये क्या है? ये रोम एट एफएस लेवल है। क्यों? एफएसएलआई का तो पता है, बट विद इन दैट एफएसएलआई कितनी असर्शंस हैं? 1 2 3 4 5 6। कौन कट ऑफ के साथ प्ले करेगा, क्लासिफिकेशन के साथ प्ले करेगा, कंप्लीटनेस के साथ प्ले करेगा, अकरेंस के साथ नहीं पता। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, तो ये बेसिकली आपके पास एक चीज थी जो इंपॉर्टेंट थी जी। हो गए? अच्छा जी, कितने लोगों का वैसे दिल बैठ गया है आज ये कॉन्सेप्ट पढ़ के? सच सच बताइएगा। देखिए, डॉक्टर और
क्या कहते हैं उस्ताद से, और एक और भी होता है मेरे उस्ताद का तो खैर मैंने ऐड की है, वकील, इनसे नहीं छुपाते। लंच नहीं लेके आए? अब मेरा दिल बिठा दिया आपने ये बात करके। असल में कोई कह दे और फिर मना करना आपको पता बड़ा मुश्किल होता है। ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रोम मल्टीप्लाइड बाय डी आर। था मजे का था वैसे या कंफ्यूजिंग था? ये कंफ्यूजन सर रिजॉल्व करानी है, और आज की इस लेक्चर में नहीं तो अगले लेक्चर तक तो मैं आपको रीजनेबल अश्योरेंस देता हूं कि रिजॉल्व होगी। अगले लेक्चर में भी ना हुई तो उससे अगला लेक्चर भी बाकी है, क्योंकि कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं? 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन। 1 में नहीं समझ आएगी, 2 में नहीं समझ आएगी, 3 में नहीं समझ आएगी, आ ही जाएगी। वो जो आपने बात की थी ना कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे, पास करा के छोड़ना। अच्छा, ये ऑडिट रिस्क की इक्वेशन में एक बात तो आप लोगों का, थैंक्स टू यू पीपल, आप लोगों ने सवाल कर लिया ये ज़ीरो हो सकता है कोई भी एलिमेंट? नहीं ज़ीरो हो सकता। ऑडिट रिस्क ज़ीरो नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये समझने की ज़रूरत क्यों थी? ऑडिट रिस्क ज़ीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन ऑडिटर को कोशिश करनी चाहिए ये रिस्क जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, जितना कम हो, सॉरी, ये रिस्क जितना, रिस्क के बारे में वैसे भी यही कहते हैं ना, जितना कम उतना अच्छा। तो कम करें इस रिस्क को ज़ीरो कर दें, नहीं, ज़ीरो नहीं हो सकता। कम करें, बहुत कम करें, उससे भी ज़्यादा कम करें, पर ज़ीरो कर नहीं सकते। चाहत भी हो तो भी नहीं, करना चाहें भी कम तो भी नहीं। वही वाला राग वापस, द ऑडिटर इज नहीं, नॉट पे ज़रा, नॉट एक्सपेक्टेड टू, एंड हाँ, ये कैन नॉट पे इसी तरह जोर देना है। रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू ज़ीरो, लेकिन कम करने की कोशिश तो करनी है ना सर, अपनी तरफ से तो कोशिश करनी है ना ऑडिटर ने कि इसको कम करे। अच्छा, अब इसको कम करना है तो इसके पास कौन से वेरिएबल्स अवेलेबल हैं इसको कम करने के लिए? वो आइडेंटिफाई हुए भी हैं। ऑडिट रिस्क किन 2 फैक्टर्स पे या किन 2 रिस्क्स पे डिपेंड करता है? नहीं, ऑडिट रिस्क वो डिटेक्शन रिस्क था। ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रोम इनटू डिटेक्शन रिस्क, ये 2 फैक्टर्स हैं ना। तो अगर इसको कम करना है तो रोम को जितना ऑडिटर हो सके कम कर दे और डिटेक्शन रिस्क को जितना हो सके कम कर दे। गलत कुछ बोला है मैंने क्या? अच्छा, यहां पर एक मिस्टेक मैंने कर दी। मैंने कहा कि रोम जितना हो सके कम कर दे, तो स्टूडेंट्स ने रोक दिया, उन्होंने कहा गलत बता रहे हैं। रोम कम ऑडिटर, रोम ना ऑडिटर कम कर सकते ना बढ़ा सकते। रोम तो एंटिटी स्पेसिफिक है, रोम तो ऑडिटर के कंट्रोल में है ही नहीं। तो इसको ना जरा आप लोगों की इजाजत से एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करने लगा। ये हमें मैथ्स में ना पढ़ाया था कि अगर इक्वेशन के एक तरफ एक चीज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको अगर इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाए ना तो वो डिवाइड होती है। ये वैसे एक जुगाड़ है, असल में ये है कि ये यूं होता है कि आपने रोम को इधर, बल्कि नहीं आसान ही रखना है, सॉरी, यही है तरीका सही। इज इक्वल टू रोम को आप इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाएं, मतलब इज इक्वल टू इधर ही रखे, डी आर को इधर ही छोड़ दें। तो अगर मैं रोम को इस इक्वेशन से मूव करके इधर ले जाऊं तो मैंने कोई गलत तो नहीं किया, मतलब मैथ से हो सकता है मैं गलत कर रहा हूं। ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई मुमानियत तो नहीं है मैथमेटिकल रूल्स के तहत। तो मैंने कहा जब आप लोगों ने बिल्कुल रोम से लाताल्लुकी का इजहार किया है ना, तो मैंने कहा फिर इसको बिल्कुल साइड पे कर दो।
लेकिन उस बात पे मैं कायम हूं कि ऑडिट रिस्क को क्या करना है, कम। कैसे कम करूं? फिर मेरे पास क्या ऑप्शन बाकी है कि जितना हो सकता है डिटेक्शन रिस्क को कम किया जाए। अब कितना डिटेक्शन रिस्क कम करना है, ये जानने के लिए जरूरी है कि ये बात गौर से सुनिएगा, कितना डिटेक्शन रिस्क कम करना है ये जानने के लिए ज़रूरी है कि पता हो कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना ज़्यादा या कितना कम है। ठीक है, तो ये कैसे पता लगेगा, इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा कि रोम कितना ज़्यादा या कितना कम है? फॉर एग्जाम्पल किसी तरीके से, वैसे बताऊंगा थोड़ी देर में, फॉर एग्जाम्पल किसी तरीके से पता लग गया कि रोम इज हाई। रोम इज हाई का मतलब क्या है? रिस्क दैट एफएस और एमएम 6 दफा अंडरलाइन किया था ना, प्रायर टू ऑडिट। ऑडिट से पहले, अभी ऑडिट नहीं, ऑडिटर नहीं आया, ऑडिट से पहले क्या रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हो, मटेरियल में स्टेटमेंट हो, ड्यू टू इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क या रोम एट एफएस लेवल वाले फैक्टर्स हैं। ये अगर पता किसी तरीके से लग जाए कि ये हाई है, तो मेरे ख्याल में फिर हमें डिटेक्शन रिस्क को ज्यादा से ज्यादा कम करना है ताकि ऑडिट रिस्क रिड्यूस हो सके टू, लेकिन जीरो नहीं हो सकेगा। अच्छा, ये भी मैथ्स का ना एक असूल है। वैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। ये डिनोमिनेट, एक ये ऑडिट रिस्क न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। वैसे ही समझाने के लिए मैथ्स के हिसाब से बता रहा हूं। ये नंबर जितना ज्यादा होगा इसको उतना कम करना पड़ेगा ताकि ये, इनमें क्या है आपस में, इनवर्स रिलेशनशिप वो नहीं, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। वो याद है, वो आप लोग लिखते थे y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, फिर करते थे y इज इक्वल टू k ओवर x। k क्या होता था? कांस्टेंट। मतलब ऑडिट रिस्क को लॉक करना है 5% पे, ऑडिट रिस्क को लॉक करना है 5% पे। रो में सपोज 95%, तो डिटेक्शन रिस्क कितना होना चाहिए? तो डिटेक्शन रिस्क x है, वो आपका वर्कआउट हो जाएगा। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? लेकिन जी नहीं, थैंक यू। ठीक हो गई बात सर। लेकिन अगर रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट मैनेजमेंट कम भी करती है तो फिर उसको डिटेक्शन रिस्क में और से ज्यादा क्यों करें? अगर रिस्क कम है तो मेरे ख्याल में ऑडिटर कैन अफोर्ड अ हायर डिटेक्शन रिस्क। ऑडिटर कैन अफोर्ड अ हायर डिटेक्शन रिस्क क्योंकि रिस्क है ही उधर कम। ठीक है ना, ऑडिटर कैन अफोर्ड अ हायर डिटेक्शन रिस्क। अच्छा, यहां पर ना एक बात तो मैंने कर दी और आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोगों ने मान भी ली। मैंने कहा किसी तरीके से पता लग गया कि रोम हाई है, किसी तरीके से पता लग गया कि रोम हाई है या लो है। ये क्या होता है किसी तरीके से? प्रैक्टिसेस से पता चल जाएगा, प्रीवियस प्रैक्टिसेस से पता लग जाएगा। एक्सेलेंट। इंटरनल ऑडिटर्स, उनकी रिपोर्टें, इंटरनल कंट्रोल, आप लोग तो माशाल्लाह पहले से ही आपको पता है काफी चीजों का। और अब जो चीजें रह गई हैं उनको, इस सवाल का जवाब ये किस तरीके से पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि रोम हाई है या लो? अच्छा, 2 ऑडिट क्लाइंट्स में रोम बराबर होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 2 क्लाइंट्स में आमतौर पर रोम डिफरेंट होते हैं। अब पता कैसे लगेगा सर? इसका जवाब मिलेगा आइजा 315 से। अभी तक हम क्या पढ़े थे? आइजा 200 के कॉन्सेप्ट्स। आइजा 200 में इंट्रोड्यूस हुए ऑडिट रिस्क से, लेकिन यहां पर फंस गए।
यहां पर फंस गए ना कि जी रोम का कैसे पता लगेगा हाई है या लो है, तो यहां से कहां पहुंच गए हैं 315 पे। लिंक समझ में आ रहा है, मतलब बिल्कुल एब्रप्ट तो नहीं लग रहा, फोर्स तो नहीं लग रहा। आयजा 315, आयजा 315 एग्जैक्टली आपके इसी सवाल का, जो मैंने उर्दू में लिखा है ना किस तरीके से, इसी सवाल का जवाब देने लगे। आयजा 315 क्या कहते हैं? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोम, यही आपका सवाल था ना? आपका सवाल किस तरीके से की अंग्रेजी कर दूं, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि किन एरियाज में रिस्क है और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या लाइक्लीहुड है। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोम, अच्छा इतना अच्छा स्टैंडर्ड लिखा है उन्होंने कि टाइटल में ही जवाब दे दिए, थ्रू। अभी आपको पता लगने लगा किस तरीके से। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। तो देखिए कितना आसान स्टैंडर्ड है ना, टाइटल में ही उसने जवाब दे दिया। आपका सवाल क्या था? कुछ और ही इस टाइम मांग लेते। किस तरीके से पता लगेगा कि रोम हाई है या लो है? किस तरीके से पता लगेगा कि रोम हाई है या लो है? तो उसने कहा आयजा 315 से राब्ता करें, और आयजा 315 आपके सवाल, ये है सवाल, ये था आपका शिकवा, और ये क्या है? जवाब शिकवा। साथ उर्दू भी पढ़ते जाएं। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। मतलब कैसे पता लगेगा कि रोम हाई है या लो है? अगर आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, इंडस मोटर कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, उस कंपनी को समझ लें, उसकी एनवायरमेंट को समझ लें, उस कंपनी को समझ लें, उसकी एनवायरमेंट को समझ लें ना अगर आप, तो आपको पता लग जाएगा कि उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां कहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं। मैं इल्जाम लगाने के सख्त खिलाफ हूं, और स्टैंडर्ड्स भी। मैंने ये नहीं कहा कहां कहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, कहां कहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैं और कहां कहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती हैं, दो अलग बातें हैं। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, एक पॉसिबिलिटी का एलिमेंट है, वो झूठ बोल रहा था, इल्जाम लग गया। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना जी? आपने फुजी फर्टिलाइजर की बात की, फॉर एग्जांपल कैंपी रिस्क के लिए ऑब्वियसली फर्टिलाइजर बनाने में काफी देर वेस्ट हुई, उस वेस्ट को रिसाइकिल करके दोबारा एक प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, फिर प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा था कि ये वेस्ट वेस्टेज है, और जबकि उस प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, वो नहीं है, और वो रिपोर्ट नहीं कर रहे। तो all transactions, all revenue transactions that should have been recorded have not been recorded. समझ आ गई? अच्छा सर कितनी आसान जिंदगी हो गई ना, आगे तो स्टैंडर्ड पढ़ते ही नहीं है, बता दिया ना, अंडरस्टैंड करो एंटिटी को और एनवायरनमेंट को। अब सपोज सोचें ज़रा, आपको कोई ऐसा फर्म में सीनियर टकर जाए, शुरू में आपने ज्वाइन की फर्म, और वो आपको कहते हैं कि भाई कैफ पास करके आए हो ना, तो उस टाइम तो बस आपको ये टाइटल ही शायद याद हो आयजा 315 का। वो आपको कहे कि भाई जाओ और जाके ना इस एंटिटी को और इसकी एनवायरनमेंट को बल्कि नहीं, वो आपको कहे इसकी रिस्क असेसमेंट कर दो इस कंपनी की। हमने फौजी फर्टिलाइजर के ऑडिट पे जाना है या हमने एक शुगर कंपनी के ऑडिट पे जाना है, तुम इसकी रिस्क असेसमेंट कर दो। आपका सवाल होगा मासूमाना सा, कैसे? वो आपको कहते हैं ये तो बड़ा आसान है, अंडरस्टैंड कर लो इस कंपनी को और इसकी एनवायरनमेंट को। हाँ, उसमें तो बिजनेस स्टैंड्स भी आते हैं। अब
स्टैंडर्ड ने ना क्लैरिफाई किया, जब ये बात की जाती है ना एंटिटी को अंडरस्टैंड कर लो, उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर लो, ये एक बहुत ब्रॉड बात है. What exactly is the auditor supposed to understand? What exactly is the auditor supposed to understand? मेरे ख्याल में एक अगला इंटेलिजेंट क्वेश्चन यही होगा कि जी मैंने, देखें, अगर आप किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने भी जा रहे हो ना, तब भी आपने उस एंटिटी को और उसकी एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है ना, ताकि पता हो कुछ उसके बारे में. अच्छा, ये क्यों अंडरस्टैंडिंग, वैसे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, ये क्यों अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है, उससे ना शो हो रहा होता है कि आप बिल्कुल मरे जा रहे हैं उस कंपनी में पहुंचने के लिए. तो वो यही चाह रहे होते हैं कि एक ऐसा बंदा जो कि वाकई चाहता है कि मैं इस कंपनी में लैंड कर जाऊं. तो आपका इंटरेस्ट शो होता है कि आप इतनी सारी रिसर्च करके आए हैं उस कंपनी के बारे में. तो आपने एंटिटी को अंडरस्टैंड किया, एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड किया. वहां पर मकसद क्या था कि नौकरी मिल जाए, बराबर है. यहां पर ऑडिटर का मकसद क्या है? एंटिटी को अंडरस्टैंड करना, एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना, रिस्क असेसमेंट, ताकि ये पता लग जाए कि रिस्क कहां पर हैं. तो स्टैंडर्ड ने ना कुछ क्लियर गाइडेंस दी है कि भाई क्या क्या चीजें हैं एंटिटी और एनवायरनमेंट के हवाले से जो अगर ऑडिटर समझ ले तो वो कहां तक पहुंच जाएगा, वो इस सवाल का जवाब निकाल लेगा कि कहां कहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं. और ये बेसिकली यही बात है ना अंग्रेजी में, कहां कहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं. तो सबसे पहली चीज, 6 चीजें हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर को लाजमन ऑब्टेन करनी है, क्योंकि इस अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करने से क्या होगा, वो रिस्क असेस कर पाएगा. उसको पता लग जाएगा कि कौन से FSLIs और उनकी कौन सी असर्शंस मटीरियली मिसस्टेट हो सकती हैं. कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होंगे जिसमें एग्जैक्ट असर्शन स्पेसिफाई वो नहीं कर पाएगा, पर ये तो पता लग गया ना कि इसकी वजह से रिस्क हो सकता है. सबसे पहली बात क्या है? रेलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स प्लस एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ये क्या बात मैंने कर दी? मैंने कहा कि ऑडिटर को अंडरस्टैंड करने, मैं फॉर एग्जांपल अगर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, गाड़ियां बनाने वाली किसी कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं, तो मुझे उस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है, मुझे उसके रेगुलेटरी फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना है, मुझे अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना है, और मुझे उसका जो उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसको अंडरस्टैंड करना है. और ये अंडरस्टैंडिंग मैं ले रहा हूं अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए. इस पे इंटरव्यू भी नहीं है मेरा अभी उस कंपनी में, है जॉब भी नहीं चाहिए. ये मैं किसके लिए कर रहा हूं? रिस्क असेसमेंट के लिए. इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करके आप कैसे रिस्क असेस कर सकते हैं? क्या उल्टी सीधी बातें लिख रहा हूं मैं और आप लोग भी माने जा रहे हैं. इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, इंडस्ट्री की नेचर समझ आ जाएगी. अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल की थी, फैशन इंडस्ट्री. कुछ सर्टन इंडस्ट्रीज हैं जहां पर मशहूर है कि ये टैक्स चोर हैं. कुछ सर्टन इंडस्ट्रीज है, नाम नहीं लूंगा, जहां पर क्या है, मशहूर है कि इनकी एक तो ये बुक्स हैं जो नजर आ रही हैं, इसके अलावा ये बहुत सी, जैसे सर आपने बताया, बहुत सी ये सेल और भी कर रही हैं जो इनकी बुक्स में, इनकी फाइनेंशियल्स में कहीं नज़र नहीं आ रही. तो सर मैंने इंडस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ करके मुझे पता लग गया कि वेयर कैन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गो रॉन्ग.
मुझे पता है कि कंपनी हाई टेक इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, तो मुझे पता लग गया इसकी इन्वेंट्री में मसला हो सकता है, इसका पीपीई इंपेयर्ड हो सकता है। रेगुलेटरी फैक्टर्स, कॉम्प्लेक्स लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं। इनकम टैक्स लॉज, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक अटेम्प्ट में एक तरीके से अटेम्प्ट करता है सजेस्टेड सोल्यूशन में, दूसरी अटेम्प्ट में दूसरे तरीके से करता है, बिकॉज द लॉ इज ड्राफ्टेड इन सच अ वे कि इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। एक बंदा पढ़ता है वो एक इंटरप्रिटेशन लेता है, दूसरा बंदा पढ़ता है वो दूसरी इंटरप्रिटेशन लेता है। कोई रेगुलेटरी किसी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है नहीं हुई है, तो मुझे पता होना चाहिए कि उस खिलाफ वर्जी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हो सकता है उस खिलाफ वर्जी से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना रिकॉर्ड की गई हो। इनकम टैक्स लॉज कॉम्प्लेक्स हैं, तो करंट टैक्स की कैलकुलेशन में, डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो सकती। देयर आर चांसेस। बात थोड़ी सी समझ में आ रही है? अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, आपके बहुत से कस्टमर्स जो हैं वो टाइम पे आपको पेमेंट नहीं कर रहे। कि बहुत से कस्टमर्स हैं वो आपको टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे, पैसे पता नहीं उनसे रिकवर होंगे या नहीं होंगे। बैड, और रिस्क क्या है कि वो बैड डेट्स रिकॉर्ड ही ना हुए हों। देयर इज अ रिस्क दैट रिसीवेबल्स में बी ओवरस्टेटेड एंड बैड डेट्स में बी अंडरस्टेटेड। प्रोडक्शन अगर कम है तो ये, और अगर आगे भी यही ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं तो देयर इज अ रिस्क के इम्पेयरमेंट लॉस बनता हो। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज कम हो सकती है ना। थोड़ी सी सेंस बन रही है कि कैसे ये फैक्टर्स आपके, इनकी अंडरस्टैंडिंग मैंने इसलिए कहा था, जितने भी फैक्टर्स मैंने मेंशन किया आपने देखा मैं उनको कहां तक छोड़ के आया हूं कि वेयर कैन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गो रॉन्ग। मैंने इंडस्ट्री के फैक्टर्स बताए तो मैंने उसको लिंक किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम से। मैंने रेगुलेटरी फैक्टर्स बताए, मैंने उसको लिंक किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम से। मैंने अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स बताए, उनको मैंने लिंक किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम से। और आपने देखना है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो इसके ऊपर एप्लीकेबल है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कितनी कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इस कंपनी में अप्लाई होती हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो दूसरा फैक्टर है, तो आपने ये अंडरस्टैंड किया एंटिटी को, एनवायरनमेंट को। जब हमने कहा तो हमने उसको कहा ये अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग रेलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। दूसरी चीज क्या है? अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग द, जी सर लेकिन जरूरी तो नहीं है कि अगर एक एंटिटी में कोई मैल प्रैक्टिस है तो वो उस इंडस्ट्री की सारी एंटिटीज। यकीनन, इसीलिए क्या कहा, कहां कहां पर एमएम हो सकती हैं। ठीक है, नेचर ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ द एंटिटी। नेचर ऑफ द एंटिटी से क्या मुराद है? नेचर ऑफ द एंटिटी से मुराद है उस एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर, उसका फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर, उसके ऑपरेशंस और उसकी इन्वेस्टमेंट्स। मतलब आपको एंटिटी जिसका आप ऑडिट कर रही हैं उसके ओनरशिप को समझना है, ओनरशिप स्ट्रक्चर को। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास है एक पेरेंट कंपनी और एक है उसकी सब्सिडरी कंपनी। आप ऑडिट कर रहे हैं सपोजिडली सब्सिडरी का। पेरेंट और सब्सिडरी समझते हैं? इसके पास मोर देन 50% शेयर्स हों, ऑर्डिनरी शेयर्स हों, कंट्रोल हो बेसिकली पेरेंट का सब्सिडरी के ऊपर। एक ये ग्रुप स्ट्रक्चर है और एक स्ट्रक्चर है जिसमें है ये S1,
फिर है S2, फिर है S3, और आप पेरेंट के भी ऑडिटर हैं, और एक इसकी एसोसिएट है, इसकी एक, और इस पेरेंट का भी इस एसोसिएट में कोई 20% बल्कि 15% शेयर होल्डिंग है। ये स्ट्रक्चर है। अब इस तरह का जो ग्रुप है उसमें क्या होती है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। मतलब इन सारी कंपनीज की सेपरेट फाइनेंशियल्स भी बनती हैं और फिर पेरेंट इनकी कंसोलिडेटेड ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाता है। ये जो पिछला स्ट्रक्चर था जिसमें सिर्फ पेरेंट और सब्सिडरी था, उसमें ज्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट होगा या इसमें? क्यों? कॉम्प्लेक्स ओनरशिप स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स ग्रुप स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ एंटिटीज ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा है। गुडविल की कैलकुलेशन, सब्सिडरी टू एक्वायर की गुडविल की कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी इस केस में एज कंपेयर टू जब सिर्फ सब्सिडरी 1 थी। बात समझ में आ रही है कि जो ग्रुप स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी वजह से अकाउंटिंग भी तो कॉम्प्लेक्स हो गई। और कॉम्प्लेक्स चीजों में अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था अकाउंटिंग मेजरमेंट्स दैट इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, तो वहां पर इनहेरेंट रिस्क बढ़ जाता है ना। डिटेक्शन रिस्क तो एक सब्सिक्वेंट चीज है, पहले तो ये क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व हो गई है तो रिस्क ऑडिटर तो एंड में आता है। अभी तो हम कौन सा रिस्क देख रहे हैं? रिस्क दैट FSR प्रायर टू ऑडिट। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाता है फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी। वो एग्जांपल क्या थी कि आपके पास जो फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है, लोन, बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर में क्या मटेरियल में स्टेटमेंट के चांसेस हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं, क्योंकि आप अंडर प्रेशर है ना, आपको फाइनेंसिंग चाहिए, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक बड़ी अच्छी सी पिक्चर पेंट करके दिखाएंगे कि सब जिस तरह A1 चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। तो आप जब फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर को या फाइनेंसिंग नेगोशिएशंस को फॉर एग्जांपल कंपनी के अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो उसकी बेसिस पर आप एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की कोशिश करें, उसकी बेसिस पे आप जज करने की कोशिश करें कि अच्छा इसकी वजह से भी मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकती है। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ऑपरेशंस। कंपनी के जो ऑपरेशंस की नेचर है, फॉर एग्जांपल अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्लैक्सोस्मिथ का ऑडिट कर रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऑपरेशंस की नेचर में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा। या अगर आप एक बैंक का ऑडिट कर रहे हैं तो उधर लोन्स एंड एडवांसेस एक बड़ा क्रिटिकल एरिया होगा। तो ऑपरेशंस की नेचर की बेसिस पे भी आप जज करने की कोशिश करते हैं कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकती है। अब मुझे पता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक फोकस एरिया होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का, तो अब मुझे क्या रिस्क नज़र आना शुरू हो जाएगा कि कहीं इन्होंने रिसर्च एक्सपेंडिचर को डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के तौर पर कैपिटलाइज ना किया हुआ हो। मुझे फिर एक और रिस्क नज़र आएगा कि ये जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसको भी कैपिटलाइज करने का एक 6 पॉइंट क्राइटेरिया है ना, वो क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, वो क्राइटेरिया मीट ना हो रहा हो, तो क्राइटेरिया अगर वो मीट नहीं हो रहा तो फिर आपने कैपिटलाइज नहीं करना होता, रिस्क केस के वो कैपिटलाइज किया हुआ हो। ठीक हो गई बात? एंड लास्टली यू हैव इन्वेस्टमेंट्स। एक कंपनी की दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल, या और कोई इन्वेस्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्टेड कंपनी ने एक अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं और उसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करके उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। अब अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स की प्राइस तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करना तो कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएं, उस पे देखें कि शेयर की मार्केट वैल्यू एट अ पर्टिकुलर डेट क्या है। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के शेयर की प्राइस रेडिली अवेलेबल नहीं होती, उसके लिए कॉम्प्लेक्स वैल्यूएशन मेथड्स इन्वॉल्व होंगे।
तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किस तरह के एवेन्यूज़ में हैं, वहाँ से भी पता लगेगा कि वेयर कैन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गो रॉन्ग। आपकी इन्वेस्टमेंट्स मल्टीपल कंपनीज़ में आपकी बहुत सी रिलेटेड पार्टीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं। ये खैर एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर जाकर हम बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन अभी बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि मैंने एंटिटी की नेचर को समझा है, लेकिन मकसद क्या था, सारी चीज़ों को मैं कहाँ छोड़ के आता था कि एफएस में कहाँ कहाँ पर मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकती है। नहीं समझ आ रही? क्लियर? उसके बाद आपके पास एक तीसरी चीज़ जिसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, दैट इज़ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ and changes in those policies। कंपनी ने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज चूज की हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है, और स्पेशली जहां पर अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये जब नए स्टैंडर्ड्स आए ना, IFRS 15, IFRS 16, IFRS 9, तो इन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में धमाका खेज़ किस्म की चेंजेस की। अब नई पॉलिसी, नए स्टैंडर्ड्स फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन में मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो इसलिए ऑडिटर इंटरेस्टेड है कि नई कौन सी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की हैं। पहले FIFO पर कर रहे थे, अब वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड पर करे, चेंज किया, क्यों किया, रीजंस क्या हैं? कहीं इसलिए तो नहीं किया कि प्रॉफिट ज़्यादा शो हो जाए। आपको पता है ना, एक मेथड वैल्यूएशन मेथड से प्रॉफिट डिफरेंट निकलता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, और दूसरे मेथड से डिफरेंट निकलता है। तो ऑडिटर को इसलिए उन पॉलिसीज़ और उनमें जो चेंजेस हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना है, इंक्लूडिंग कि क्या वो IFRS से कंप्लाइंट है या नहीं। सर लेकिन जैसे कोई नया स्टैंडर्ड आता है तो जी ऑडिटर के लिए भी तो पहली दफा बिल्कुल, ऑडिटर के लिए भी पहली दफ़ा है, इसलिए मैंने, अच्छा बहुत अच्छा आपने सवाल किया। रोम में क्या क्या चीज़ें हैं? इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। तो अभी ये जो, चलें थोड़ी देर में मज़ीद डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि कंट्रोल्स, अभी मैं बिफोर कंसिडरिंग कंट्रोल्स ये सारी बातें कर रहा हूँ। एग्जैक्टली ये 1 से 5 तक, अब आपने क्योंकि पूछ ही ली है, तो 1 से 5 तक मैं इनहेरेंट रिस्क पे ही रहूँगा, 6 पे आके कंट्रोल रिस्क। ये क्या बात मैंने करना शुरू कर दी है? क्या आप देख रहा हूँ, रोम इज अ फंक्शन ऑफ इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाइड बाय कंट्रोल रिस्क। तो इनको अंडरस्टैंड करके अफेक्टिवली मैं इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क विच इज रोम ही अंडरस्टैंड कर रहा हूं ना। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, इसके असल में पॉलिसीज में भी मैनिपुलेट किया जा सकता है ना, प्ले अराउंड किया जा सकता है, तो ये एक रिस्की एरिया। प्लस पॉलिसीज का जो ड्राइवर है वो IFRS होता है, IFRS में चेंज आ सकता है, पॉलिसीज बदल सकती हैं, तो एक इनहेरेंटली रिस्की एरिया के फर्स्ट टाइम जब आप एक नई पॉलिसी बना रहे हैं तो वो आप उसको सही तरीके से, या तो पॉलिसी ना बनाएं, या सही तरीके से बना ली तो उसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं किया। ये ना आपको, ये सारे फैक्टर्स आपको ना लीड्स दे रहे होते हैं, ये लीड्स समझते हैं, मतलब ये सारे फैक्टर्स आपको आइडियाज़ दे रहे होते हैं कि अच्छा यहाँ इन फैक्टर्स की वजह से मटेरियल में स्टेटमेंट FS में हो सकती है। इसके बाद आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज एंड रिलेटेड बिजनेस रिस्क्स। ये क्या बात है? ये ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज ऑडिटर की होंगी ना? नहीं, कंपनी के प्लान्स, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि मैंने अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। क्या ऑब्जेक्टिव है? कि मैंने अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसने क्या स्ट्रैटेजी बनाई? उसने कहा कि मैं ना एक नई प्रोडक्ट बनाता हूं, या पुरानी प्रोडक्ट्स जो है वो डिक्लाइन फेज में है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, मैं नई प्रोडक्ट बनाता हूं, मैं नई प्रोडक्ट बनाता हूं। अच्छा, उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा करना शुरू किया। अब हुआ क्या, आप डेवलपमेंट के अभी इन बिटवीन थे, अभी आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे थे, अभी आपका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कंप्लीट नहीं हुई थी। कंपेटिटर ने एक
के प्रोडक्ट जो आप बनाएंगे, अभी आपने बनाया नहीं, उससे बहुत एडवांस प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। व्हाट इज द बिजनेस रिस्क? ये बिजनेस रिस्क किसका होगा? बिजनेस का। बिजनेस रिस्क से मुराद क्या होता है? कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसकी वजह से कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव ना कर सके। कोई भी ऐसा इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव ना कर सके, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बिजनेस रिस्क। विजन स्टेटमेंट आएगी कंपनी की? आई एम सॉरी, विजन स्टेटमेंट, बिल्कुल विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, वो सब कुछ, क्योंकि उसी से आपको कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, उनकी स्ट्रेटजीज, उनका ओवरऑल जो एक डायरेक्शन है या पाथ है उसका पता लगता है। ऑडिटर इनको अच्छा, ये बिजनेस रिस्क तो कंपनी का है ना, कंपनी टेंशन ले के जी ओ हो कंपेटिटर ने जो है वो एक बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ऑडिटर क्यों इतना सेंटी हो रहा है इस मामले में? कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड करने में अभी तो डेवलपमेंट फेज में, अभी तो प्रोडक्शन हुई ही नहीं। एक्सप्लॉइटेशन वो कैसे करता है उसके साथ डेवलपमेंट कॉस्ट करना है। डेवलपमेंट कॉस्ट अगर कैपिटलाइज कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल में अब बनता नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करने का एक 6 पॉइंट क्राइटेरिया है कि जी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स उससे आएंगे या नहीं, क्या उस प्रोडक्ट की मार्केट, तो अगर लगता है कि प्रोडक्ट की मार्केट कोई नहीं अवेलेबल, तो फिर आपको उस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को एसेट के बजाय एक्सपेंस आउट करना चाहिए। रिस्क क्या है? एसेट ही रिकॉर्ड हुआ है, एक्सपेंस आउट किया ही नहीं। आप समझ रहे हैं? बिजनेस की टेंशन मैनेजमेंट की ही है। मुझे एज एन ऑडिटर मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे परवाह कब कब होना शुरू हो जाती है, जब मुझे जब मुझे ये रिस्क नजर आता है कि इसकी वजह से एफएस में एमएम हो सकती है। अब आप लोग सही बोल रहे हैं, हो सकती है। बात थोड़ी बहुत समझ में आई? तो ऑडिटर मैनेजमेंट के, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी की स्ट्रैटेजीज, कंपनी के रिस्क्स को समझ रहे, क्योंकि वो भी ऑडिटर को आइडियाज देंगे कि इसकी बेसिस पर एफएस में कहां कहां एमएम हो सकता है। थोड़ी बहुत फॉलो हो रही है बात? अच्छा, इसके बाद आपके पास एक और चीज जो आती है, दैट इज एंटिटीज परफॉर्मेंस मेजरमेंट। एंटिटीज परफॉर्मेंस मेजरमेंट हम बार बार मैं जिक्र आपके साथ करता हूं और आप लोग मुझे बिल्कुल टोकते भी नहीं इस बात पे कि भाई मैनेजमेंट के बोनस पर जिस मर्जी चीज पर हो डिपेंडेंट, ऑडिटर क्यों इतना उस पर फोकस कर रहे हैं? उनके पैसे मिलने हैं, दूसरों के पैसे पे नजर रखना कोई मुनासिब बात है? हाँ, आपने उनके पैसों पे नहीं नजर रखी हुई, वो तो अल्लाह ताला उनको दे पैसे, बोनस इज X% ऑफ पीबीटी, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ऑडिटर को टेंशन ये इसकी वजह से एफएस में कहीं मटेरियल में स्टेटमेंट ना कर बैठे ड्यू टू फ्रॉड। यहां पर ज्यादातर रीजन वैसे फ्रॉड का ही होगा, क्योंकि एक इंसेंटिव नजर आ रहा है ना, तो जानबूझकर गलती की जा सकती है। यह है एंटिटी की, एंटिटीज परफॉर्मेंस मेजर का मतलब है, मतलब एंटिटी में परफॉर्मेंस को नापने का तरीका क्या है। तो इस एंटिटी में परफॉर्मेंस को नापने का तरीका क्या है कि प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा। अच्छा, वो कंपनीज जो कि हाईली गियर्ड होती हैं, हाईली गियर्ड, जिनके कैपिटल स्ट्रक्चर में, देखे कैपिटल की 2 फॉर्म्स आपने पढ़ी होंगी एमएफए में भी, और अगर एमएफए नहीं तो और जो दूसरा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग 2 तरीके से हो रही होती है ना। तो वो कंपनीज जो कि हाईली गियर्ड हैं, मतलब उनमें से 70% डेट है, 30% इक्विटी है, ऐसी कंपनीज, ये जो कर्जा मिलता है ना, ये कुछ शराइत पर मिलता है। ये जो कर्जा मिलता है ये कुछ शराइत पर मिलता है। जब बैंक कंपनी को कर्जा दे रहा होता है ना, तो वो कहते हैं ये मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, एक तो ये मुझे इतनी अमाउंट इस तारीख पे लौटा देना,
सूद समेत, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज करता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि तुमने मुझे मेक श्योर करना है कि करंट रेशियो 1.1 से नीचे ना जाए। करंट रेशियो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, वही वाला टॉपिक जो किसी पेपर में टेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बताए गए थे और नहीं टेस्ट हुआ। ये कौन सा पेपर था? FR2 FR1। करंट रेशियो 1.1 से कम हो। बात समझ में आ रही है? अगर ये 1.1 से कम हुई तो बैंक कहते हैं ये एक इवेंट ऑफ डिफॉल्ट मैं ट्रीट करूंगा कि तुम डिफॉल्टर हो गए हो, और जब तुम डिफॉल्टर हो गए हो तो फिर मैंने जो 10 साल का कर्जा लिया ना तुमने, ये फिर मैं तुम्हें 10 साल की मोहलत नहीं दूंगा, फौरी तुम्हारे से वापस लूंगा सारे पैसे। अब यहां पर एंटिटी की परफॉर्मेंस मेजरमेंट में बहुत ज्यादा फोकस हो रहा होगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पे, कि करंट एसेट्स ज्यादा से ज्यादा शो हों, करंट लायबिलिटीज कम से कम शो हों। तो आपको समझ में आई कि इसका मतलब फोकस करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज पे है। तो मतलब एज एन ऑडिटर कहां कहां पर एफएस में एमएम हो सकती है? करंट एसेट्स में, करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज में नॉट बी कंप्लीटली रिकॉर्डेड। All liabilities that should have been recorded may not have been recorded. नहीं समझ आ रही? सही से बताएं। All assets that have been recorded may not exist. Assets में completeness का रिस्क नहीं है, existence का रिस्क है। Liabilities में एग्जिस्टेंस का रिस्क कम है, कंप्लीटनेस का रिस्क ज्यादा है कि शायद वो कंप्लीटली, क्योंकि लायबिलिटीज अंडरस्टेट करने के लिए उनको कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए ना। गलत तो नहीं बोलती है? सही बोले। लायबिलिटीज अंडरस्टेट करने के लिए उनको कंप्लीटली रिकॉर्ड ना करो। बिजली का बिल अक्रू हो गया है, ना रिकॉर्ड करो। द लायबिलिटी शुड हैव बीन रिकॉर्डेड बट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, तो करंट लायबिलिटी कम शो की। करंट रेशियो बैंक को दिखा रहे, देखें 1.1 से कम नहीं हुई, 1.1 से नीचे नहीं जाने दिया। तो अब यहां पर रिस्क है ना कि प्ले अराउंड किया हुआ हो। ये 1 to 5, ये 1.1 होगा या 1:1? 1:1 भी हो सकता है, जो एग्रीमेंट में एग्री किया हुआ है। लास्ट चीज क्या है? इंटरनल कंट्रोल्स। लास्ट चीज क्या है? इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में तो आप पहले ही जानते हैं। कंट्रोल्स जितने अच्छे होंगे, जितने वेल डिजाइंड होंगे, उतना रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट के चांसेस को वो कम कर देंगे ना। कंट्रोल रिस्क उतना कम होगा, जितना इफेक्टिवली ऑपरेट हुए होंगे कंट्रोल रिस्क उतना कम होगा। लेकिन कंट्रोल रिस्क जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एग्जिस्ट करती हैं। तो ये इंटरनल कंट्रोल्स ये किसके होंगे? कंपनी के। ऑडिटर इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड क्यों कर रहे? रिस्क असेसमेंट के लिए, कि कहां कहां पर एफएस में मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकती है। आपको नजर आया एक ऐसी कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं जहां पर कैश में सेल्स बहुत हो रही हैं और कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है कैश सेल्स के ऊपर। कैश सेल्स कोई कंपनी का मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कंट्रोल क्या बनाया था कि जो कोई रेस्टोरेंट था आई थिंक, तो उन्होंने कंट्रोल क्या बनाया था कि जो उनका स्टाफ था ना, उनके यूनिफॉर्म्स में पॉकेट्स नहीं होते थे। दिस इज एन इंटरनल कंट्रोल,
क्योंकि पैसे कहीं छुपाने के लिए पॉकेट चाहिए ना, तो ये एक इंटरनल कंट्रोल है कि पॉकेट ही नहीं है। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स का एतराफ़ तो मैंने पहले कर लिया। वैसे मेरे ख्याल में वी शुड गिव देम क्रेडिट, अच्छा कंट्रोल था। बट ऑफ कोर्स देयर इज़ नो डिनाइंग, वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट कि वो इनहेरेंट लिमिटेशंस एग्जिस्ट करती हैं। तो इसका मतलब है कैश सेल्स में नॉट बी कंप्लीटली रिकॉर्डेड। अगर कंट्रोल्स अच्छे नहीं होंगे तो कैश सेल्स कंप्लीटली शायद रिकॉर्ड ना हो सकें, और सेल्स अगर कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हो रही तो इसका मतलब है कैश भी कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हो रही। डबल एंट्री ना, डेबिट सेल्स क्रेडिट कैश, ये नहीं, जाग रहे हैं। डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स, ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब अगली जो चीज़ है उसको ज़रा समझ लें। ये हमने किस सवाल का जवाब निकाला, क्या अंडरस्टैंड करना है, व्हाट टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल अगला, इस पे किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अगला सवाल है हाउ टू अंडरस्टैंड। ये तो सवाल था ना क्या क्या अंडरस्टैंड करना है। अगला सवाल है कैसे। बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ तो नहीं लग रही कि बिल्कुल ऊपर से गुजर रहा हो कोई भी स्टूडेंट। एनर्जी का तो मैंने आपको बताया था कि नाश्ता अच्छे से। ऑडिटर के पास प्रायर एग्रीमेंट्स थे वो कौन से? आई एम सॉरी, इन रिस्क को एसेस करने के लिए ऑडिटर के पास प्रायर एग्रीमेंट्स वो साइड्स हैं। एक्सीलेंट, वही कि कैसे अंडरस्टैंड करना है इन सारी चीज़ों को, कैसे अंडरस्टैंड करना है, इसके सोर्सेज क्या होंगे। तो कैसे का जवाब है ऑडिटर को क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आपके पास क्या अवेलेबल हैं, उसमें आपके पास आते हैं इंक्वायरीज, एनालिटिकल प्रोसीजर्स और इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। ये सारी अंडरस्टैंडिंग हासिल कैसे होगी, इंक्वायरीज करनी पड़ेंगी क्लाइंट से, क्लाइंट की मैनेजमेंट से, उनके अकाउंटिंग टीम से, उनके फाइनेंस टीम से, उनकी मार्केटिंग टीम से, उनकी सेल्स टीम से, उनके इन हाउस लीगल काउंसिल तक से। इन हाउस लीगल काउंसिल से मुराद है जो विद इन दी कंपनी एक लीगल डिपार्टमेंट होता है, वो बेसिकली उनसे आप ये सवाल जवाब जब करेंगे ना तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। वो कोई रिसर्च टीम उनकी काम कर रही है किसी प्रोजेक्ट पे, तो उनकी रिसर्च टीम से आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे उनके ऑपरेशंस के बारे में। बात समझ में आ रही है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या है कि पूरी इंडस्ट्री एक रोना रो रही है कि सेल्स घट गई, सेल्स घट गई, सेल्स कम हो गई, और जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं, अल्लाह की शान है, वो 25% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सारा साल रोते रहे, पॉलिसीज अच्छी नहीं है, ऐसे है वैसे है। इंडस मोटर कंपनी 50% से ज़्यादा का इंक्रीज, याद है ना। ये सिर्फ मुझे नहीं रिस्की नज़र आया, जिसने ऑडिट की है ना उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मुझे भी ये बड़ा रिस्की नज़र आया है। यूं रेवेन्यू का बढ़ जाना, ये क्या है, ये एनालिटिकल प्रोसीजर है। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है पास्ट ट्रेंड से कंपैरिजन with the past
कंपैरिजन विद द बजट्स, कंपैरिजन विद द इंडस्ट्री। क्या देखने के लिए कि क्या कोई चले अब रेड मार्कर है ही तो उसी को इस्तेमाल करते हैं, क्या कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है, क्या कोई पॉइंट्स टू पॉन्डर तो नहीं है कि ये क्या हो रहा है। इंडस्ट्री रो रही है कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, और इस कंपनी जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं इधर इतनी खुशहाली। नहीं समझ आ रही। इसको क्या कहते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। के आप पास्ट ट्रेंड से कंपेयर करते हैं ऑडिटर, कंपनी के ही बनाए हुए बजट से कंपेयर करते हैं, इंडस्ट्री के रिजल्ट से कंपेयर करता है। क्या देखने के लिए? कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है। और आई थिंक दिस इज वेरी मच अलाइंड विद दैट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन में क्या है? आप कंपनी के कंट्रोल्स को अगर समझना है तो मुझे कंपनी के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मैनुअल्स देखने पड़ेंगे। अच्छा, अभी ये ज़बानी लग रहा है ना, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मैनुअल। मैं आपको सिर्फ ना एक क्लास में ये मैनुअल ऐसे स्किम रीड करा दूंगा, वरना ना सारा टाइम सेशन में मैं बार बार ये बोलता रहूँगा, पर आपका ना आपको एक झूठा मूठा सा खाका बनाना पड़ेगा कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मैनुअल कैसा। एक दफ़ा अपनी आंखों से अगर देख लें तो अच्छा नहीं है, उसको पढ़ना नहीं है, लेकिन कम से कम बस ये पता लग जाए पॉलिसीज प्रोसीजर्स मैनुअल में क्या लिखा होता है। पॉलिसीज प्रोसीजर्स मैनुअल में सारे कंट्रोल्स डॉक्यूमेंट हुए होते हैं कि क्या क्या कंट्रोल्स हैं। फॉर एग्जांपल उसमें लिखा होता है फ़लाँ बंदा फ़लाँ तारीख को BRS प्रिपेयर करेगा, फ़लाँ बंदा फ़लाँ तारीख को इसका रिव्यू करेगा, फ़लाँ बंदा फ़लाँ तारीख को इसका अप्रूवल देगा। सारे पॉलिसीज प्रोसीजर्स जो है ना वो लिखे हुए होते हैं, इसको कहते हैं पॉलिसीज प्रोसीजर्स मैनुअल। तो वो इंस्पेक्ट करके मुझे कंट्रोल्स के बारे में पता लगेगा। मैं कंपनी के बजट्स, बिजनेस प्लान्स देख के मुझे कंपनी के ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज का पता लगेगा। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कंपनी के देख के मुझे पता लगेगा इधर कॉम्प्लेक्सिटी क्या इन्वॉल्व है। ऑब्जर्वेशन, प्लांट फैसिलिटीज को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे आइडिया हो रहा है अच्छा इस दफ़ा ये इन्होंने प्लांट फैसिलिटीज़ एक्सटेंड कर ली है, ये 7 वाला प्लॉट भी ख़रीद ली है इस पे। एग्जैक्टली तो आपको बेसिकली रिस्क्स की लीड्स मिल रही होंगी। मुझे क्या मिल रहा होगा? रिस्क्स की लीड्स मिल रही होंगी। तो ये मैंने जब प्रोसीजर्स किए तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग इन एरियाज़ के बारे में बनेगी, और ये अंडरस्टैंडिंग से मुझे क्या पता लगेगा कि एफएस में कहां कहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, मतलब रिस्क असेसमेंट का पता लगेगा। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ये जो कैसे है ना, कैसे का जवाब क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। लेकिन ये बात अधूरी है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के साथ साथ एक और बात क्या लिखी हुई है? रिलेटेड एक्टिविटीज से क्या मुराद है? देखें, आपने इस कंपनी को अगर कोई और सर्विसेज प्रोवाइड किया, फॉर एग्जांपल यही फर्म इस कंपनी को टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो भी कुछ इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में मिली होगी। उसकी बेसिस पर देखें, वहां पर आपने देखा इनके खिलाफ तो ढेरों ढेर टैक्स के केसेस हैं, तो देयर इज अ रिस्क के प्रोविजंस शायद एक्यूरेटली रिकॉर्ड ना हुई हो। आपने देखा कि एक मिनट बस, आपने देखा कि आपने कोई और सर्विसेज के थ्रू एक तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की, या आप पिछले भी तो कई सालों से इस कंपनी का ऑडिट हो सकता है ना कर रहे हो, तो उन ऑडिट से जो आपकी एक कंपनी के बारे में इंप्रेशन क्रिएट हुआ, और वो जो आपका इंप्रेशन क्रिएट होता है ना उसको, या जो पिछले सालों का ऑडिट करके जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है उसको कहते हैं केक। क्या कहते हैं? ये लिख लें अपने पास, केक। कौन से वाला केक? वो हैप्पी बर्थडे वाला? ये इसकी एब्रीविएशन है, क्यूम्यूलेटिव, CUMMULATIVE, cumulative audit knowledge and experience, cumulative audit knowledge and experience।
सर जो आपने भी कहा कि जो एक अगर कंपनी जो है वो ऑडिट परफॉर्म कर रही है जैसे कि टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं आ रहे कि आप उन्हीं अकाउंट्स के जिनके आपका टैक्स ना उन्हीं का ऑडिट कर रहे हैं? बिल्कुल आता है, लेकिन उसके अगेंस्ट पे कुछ सेफ गार्ड्स होते हैं जो अगर इम्प्लीमेंट कर दिए जाएं तो द थ्रेट कैन बी रिड्यूस्ड। ये वैसे एक बड़ा अच्छा सवाल है, इसका जवाब खुल के आपको पता है, कुछ सवालात के जवाबात मैं सिर्फ इसलिए रोक रहा हूँ कि कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसके लिए आपने मुझे माफ़ करना है हो सके तो, थैंक यू। तो इसमें बेसिकली जो ये वाला एरिया है वैसे ये तफसील से डिस्कस होगा जब हम कोड ऑफ एथिक्स कवर करेंगे, ठीक है। सर अगर ऑडिट फर्म जी। की कंपनी ने बुककीपिंग आउटसोर्स की होती है, सेम टू सेम कोड ऑफ एथिक्स में इसका जवाब जब वहाँ पर जाऊँगा ना उधर दूंगा, ठीक है। सर कोड ऑफ एथिक्स में कब जाएंगे? अभी दूर है किनारा, थोड़ा टाइम है अभी उसमें ये आप, लेकिन हो सकता है मैं वैसे ये भी हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैं उस टाइम भी ना बताऊँ। तो इसका हल क्या है, अपने सवाल ना कहीं पर नोट करते रहें, जब वो टॉपिक आए और मैं भूल चुका हूँ तो आप कहें नहीं सर मैंने फ़लाँ टाइम में आपसे सवाल पूछा था। एतबार का ज़माना नहीं है। अच्छा, पेज नंबर 9 पे ना ये सारी चीज़ें बेसिकली डॉक्यूमेंटेड हैं, आपने एक दफ़ा तकलीफ़ करनी है, इसको पढ़ लेना है, अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ तो आपने मेरे साथ डिस्कस कर लेना है और आपका ये वाला लेक्चर जो है वो यहाँ पर होता है कंक्लूड। किसी का कोई क्वेश्चन? सॉरी, क्वेश्चंस। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का जिक्र किया ना आयरन 315 इस जगह पे हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का जिक्र कर सकते हैं। रिस्क असेस, क्या बात है, अच्छा आप लोग समझ गए हैं ये इशारा, एक्सीलेंट। इन्होंने कहा ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का जहाँ पर जिक्र किया हुआ है इस जगह पर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का जिक्र भी कर सकते थे। आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विद द क्वेश्चन और इसको मैं आंसर करता हूँ। आइज़ा 200 में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का जिक्र है और आइज़ा 200 ने कहा द ऑडिटर शैल प्लान एंड परफॉर्म एन ऑडिट विद एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये हम किस फेज में, ऑडिट की प्लानिंग फेज में हम ऑडिट को प्लान कर रहे हैं कि एफएस में कहाँ कहाँ पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। तो डेफिनेटली पूरा ये जो ऑडिट है ना, सपोज करते हैं अगर ऑडिट यहाँ से शुरू हो रहा है और वहाँ तक ख़त्म हो रहा है तो ये पूरा ऑडिट जिस छतरी के अंडर हो रहा है उसका नाम है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्टैंडर्ड सेटर्स को स्टैंडर्ड बनाते हुए भी तसल्ली नहीं हुई। आइज़ा 200 में जिक्र कर दिया था और मेरे ख्याल में बड़ा क्लियर जिक्र किया था कि प्लान एंड परफॉर्म एन ऑडिट, समझ जाना चाहिए कि पूरे ऑडिट में आपने प्रोफेशनल, लेकिन कोई 12 और स्टैंडर्ड्स हैं इंक्लूडिंग आइज़ा 315 जिसमें फिर उसने कहा कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को ना भूल जाना। समझ आ रही है बात? तो ये वाकई ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मिस आपने रोम के लिए लेवल किया सर, उसमें जो था कि एफएस लेवल रूम एसेशन रेवेन्यू की एग्जांपल दी है कि बोनस जो है वो 1% ऑफ रेवेन्यू है, मैनेजमेंट का बोनस 1% ऑफ रेवेन्यू। सर जब रेवेन्यू की एग्जांपल दी तो उसमें ये बताया कि ये एफएस के लेवल पे, तो सर अगर फॉर एग्जांपल रेवेन्यू को ज़्यादा करने के लिए कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और वो रिकॉर्ड नहीं किया, ये तो कंप्लीटनेस को इफेक्ट कर रहा है, तो उसको असेशन लेवल पे नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को सर मतलब सब्ट्रैक्ट करें तो क्लासिफिकेशन, अब मुझे पता नहीं था ना, ये क्या हुई, मिस क्लासिफिकेशन की ये बात हो गई। ये मतलब रिकॉर्ड ही नहीं, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, इसका तो रेवेन्यू से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो एक अलग एफएसएलआई है, बोनस तो रेवेन्यू पे डिपेंडेंट है ना, तो प्ले अराउंड तो रेवेन्यू के साथ किया जाएगा। ऐसा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें जो अकर ही नहीं हुआ। थी अदर इनकम, इंटरेस्ट कमाए है उसको भी टी रेवेन्यू के टी अकाउंट में डालते जाओ। तो मुझे पता नहीं है कि अकरेंस के साथ प्ले करेंगे
एक्यूरेसी के साथ प्ले करेंगे, क्लासिफिकेशन के साथ मैनेजमेंट प्ले करेगी, कट ऑफ के साथ प्ले करेगी, प्रेजेंटेशन के साथ प्ले करेगी, कंप्लीटनेस के साथ, किस असर्शन के साथ प्ले करेगी, आई एम नॉट श्योर. तो बिकॉज आई कैन नॉट आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक असर्शन, therefore this would be counted as a risk at FS level. सर जी. मतलब कि रेवेन्यू मैंने पूछे सवाल पूछे. है लेकिन रिकवर नहीं रेवेन्यू मतलब वो कंप्लीटनेस को अफेक्ट करे और पता चल जाता है तो फिर तो वो सच है. देखें, कंप्लीटनेस क्या है? ऑल रेवेन्यू दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैज बीन रिकॉर्डेड. यही है ना कंप्लीटनेस. जब हम रेवेन्यू की ओवर स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, यहां पर तो रेवेन्यू ओवर स्टेट करने की कोशिश की जाएगी, तो अकरेंस की असर्शन में ज्यादा रिस्क है या कंप्लीटनेस में? अकरेंस. ठीक होगी बात? क्लियर हुए या कुछ और था सवाल? जी, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? तो यहां पर हमारा ये लेक्चर कंक्लूड होता है.